अब यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, जो कि मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। इसी तरह SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर। एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्लो स्टेप रिएक्शन होगी और इसीलिए RDS होगी ये फर्स्ट स्टेप वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यस बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ दैट कार्बोकेटायन मे बी पॉसिबल। अगर रिक्वायर्ड है आपको रीअरेंज करवाना है कार्बोकेटायन तो आप करवाएंगे, यानी कि ये रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल होगा क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते क्यों हैं, व्हाई डू वी कॉल इट एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर ये होती क्या है और इसका मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, ये कितने टाइप की होती है, हम इसकी बात करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, यानी कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में उनको डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारे सामने गिवन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर RX है, RX जो है दैट इज एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ में, Nu माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये रिएक्ट कर रहा है तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो होगा RNU। देखिए यहां पर हुआ क्या है, बड़े ध्यान समझेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो था इसने एक्चुअल में इस हैलाइड को या हेलोजन को इसने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो X की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर के R से अटैच हो गया है, राइट, और यहां पर RNU फॉर्म हो जाता है। अब ये जो हेलोजन था, हम सभी जानते हैं कि हेलोजन के पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के X नेगेटिव के रूप में यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। तो जो पूरी SN रिएक्शन या हम कहें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर है? अब ये रिएक्शन तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन था, अब ये होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये दो तरीके से, दो मेथड से प्रोसीड होती है। टू मैकेनिज्म्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो अबव रिएक्शन इज प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, यानी कि टू डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो प्रोडक्ट यही बनेगा, रिएक्शन यही रहेगी। अब ये टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इज SN1, यस मोस्ट फेमस, हम कह सकते हैं मोस्ट फेमस रिएक्शंस में से है SN1 और SN2। SN1 SN2। अब SN1 का नाम क्या होता है, देखिए S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन और स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, जो कि मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। इसी तरह SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर। अब ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों मैकेनिज्म्स हैं, या हम कहें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे मेनली दो टाइप्स हमने देखे हैं। अब हम आज के इस लेक्चर में अभी SN1 रिएक्शन की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है? तो अब देखिए रिएक्शन सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने भी देखा था लास्ट टाइम, एल्काइल हैलाइड है, उसको यहाँ पे रिएक्ट करवाया न्यूक्लियोफाइल के साथ में। जब ये रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस X को, या हम कहें कि जो हेलोजन है इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है, और उसके प्लेस पर आकर के खुद अटैच हो जाता है R के साथ में, प्लस X नेगेटिव यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है समझते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में एक्चुअल में ये SN1 रिएक्शन दो स्टेप्स में, यानी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब देखिए इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। बताइए SN1 कितने स्टेप की रिएक्शन है, कितने स्टेप में प्रोसीड होगी, आंसर दीजिए। यस, 2 स्टेप में। SN1 2 स्टेप प्रोसेस है। अब 1 बाय 1 हम दोनों स्टेप की स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप को हम समझेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप में होता है आयनाइजेशन ऑफ हैलाइड। बिल्कुल ध्यान समझेंगे आयनाइजेशन ऑफ हैलाइड में क्या होता है।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहां पर हमने सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को यूज किया था, RX को। अब होगा क्या कि RX में इनके बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये हेटेरोलिटिकली क्लीव होता है। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो बॉन्ड क्लीवेज है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोलाइसिस, एक दूसरा होता है हेटेरोलाइसिस। होता है ना, होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, जबकि हेटेरोलाइसिस में कैटायंस एंड आयंस फॉर्म होते हैं, राइट। अभी हम लोग को क्या करवाना है, यहाँ पे इनके बीच में हेटेरोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज करवाना है। जब यहाँ पे आप हेटेरोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे R और X के बॉन्ड का, तो यहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, यानी कि इसके हम कहें कि जो इसके ऊपर चार्जेस डेवलप होंगे, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसकी EN ज्यादा है, और R के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब देखिए फिर से अगर हम बात करें कि जब ये चार्जेस डेवलप हो गए तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन होगा, वो होंगे कैटायंस एंड एनायंस। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें जब आयनाइजेशन हो चुका है तो यहां पर बनेगा R+ एंड X-। ये R+ यानी कि यहां पर देखिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि SN1 की मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या फॉर्म होता है, यस, उसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्लियर। अब ये जब आपने देखा तो यहां पर एक और बात नोट करने वाली है कि ये स्टेप स्लो स्टेप है और यहां पर लिखा है RDS। अब ये RDS क्या होता है, एग्जैक्टली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ये जो स्टेप होती है ये स्लो होती है कंपैरेटिवली, और इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम इसको कह सकते हैं। अब एक डाउट आता है कि ये जो रिएक्शन है ये स्लो क्यों हो रही है। तो देखिए इसकी स्लो होने के पीछे रीजन ये है कि जो R और X के बीच में जो ये बॉन्ड था, ये यहां पर हम लोग हेटेरोलिटिकली क्लीव कर रहे हैं, यानी कि ब्रेक कर रहे हैं। और हम भी सभी जानते हैं कि अगर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि स्लो स्टेप रिएक्शन होगी और इसीलिए RDS होगी ये फर्स्ट स्टेप वाला। तो फर्स्ट स्टेप में दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब नाम ही रिएक्शन का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यानी कि अब हम इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में बोलेंगे, तो R+ एंड न्यूक्लियोफाइल ये जब आपस में देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में इसके ऊपर अटैक करेगा, इस R+ या कार्बोकैटायन के ऊपर, और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगी। और ये फास्ट क्यों होगी, तो देखिए फास्ट होने के पीछे रीजन ये है कि अगर आप इसका प्रोडक्ट चेक करें यहां पर, तो यहां बन रहा है RNU, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन के साथ में, या हम कहें कार्बन के साथ में अटैच हो रहा है और एक ऑब्वियसली नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इस वजह से क्या होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये स्टेप कंपैरेटिवली फास्ट होती है। तो ये तो हो गई सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, देन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और फाइनली न्यूक्लियोफाइल इस R से अटैच हो चुका है। तो ये थे इसके दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म की ये SN1 रिएक्शन एक्चुअल में कैसे प्रोसीड होती है, क्या क्या इसमें होता है, दोनों स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस SN1 रिएक्शन के काइनेटिक्स को, यानी कि काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करती है यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने जो रिएक्टेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी, उससे अफेक्ट होगी। तो यहां पर हमारे पास में एक रिएक्टेंट था एल्काइल हैलाइड, तो हमने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए अगर हम बोलें कि किसी SN1 रिएक्शन के अंदर, ठीक है, आप अगर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को जस्ट डबल कर दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को जस्ट डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल सही आंसर। एग्जैक्टली देखिए अगर आपने इसकी रेट को बढ़ा दिया है, आई मीन इसकी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी जस्ट डबल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे,
यानी कि एल्काइल हैलाइड पे। अगर आपने एल्काइल हैलाइड को बढ़ाया देन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लिए कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूं कहें कि अगर आप SN1 रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा? तब बताइए, जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की बढ़ाई है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। उसका पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करेगी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, राइट? ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आता है वो होता है 1। अब देखिए यहां पर ऑर्डर क्या होता है एक्चुअल में। ये तो ऑर्डर आप कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है एक्चुअली इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। जो पावर ऑफ हम कह सकते हैं कि जो आप कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर है उनको हम ऐड कर देते हैं, उनका सम ही ऑर्डर कहलाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी कि 1 कंसीडर करेंगे तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आता है वो हो जाएगा 1। क्लियर है? अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की। अब SN1 की मॉलिक्यूलैरिटी देखिए होती है 1। अब उसके भी पहले मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आएगी जस्ट 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये वही वाला पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो रेट होगी किसकी SN1 रिएक्शन की वो डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात बेहद ध्यान रखने वाली है। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से मैच करें तो ये उससे इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई इससे इंपैक्ट नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने देखा था इसके मैकेनिज्म में, ध्यान समझेंगे तो इसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्चुअल में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जब कार्बोकेटायन बन रहा था तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट करवाया जा सकता है और करवाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यस बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ दैट कार्बोकेटायन मे बी पॉसिबल। अगर रिक्वायर्ड है आपको रीअरेंज करवाना है कार्बोकेटायन तो आप करवाएंगे, यानी कि ये रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल होगा क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है कि जो SN1 रिएक्शन है उनको फेवर कौन करता है। देखिए जो सॉल्वेंट होते हैं एक होता है पोलर प्रोटिक, एक पोलर एप्रोटिक। अब यहां पर लिखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये होते क्या है? तो देखिए ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है या बॉन्डेड होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। समझ गए? तो क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड या लिंक्ड होता है, इसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो इनको फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को। अब इसके एग्जांपल काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कि वाटर यानी कि H2O। H2O कैसा होता है? HOH, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड दिख रहा है हमको, डायरेक्ट बॉन्डेड है वो। इसी तरीके से ROH में OH के बीच में आप देख सकते हैं, ये भी पोलर प्रोटिक है। इसके अलावा CH3COOH एंड अमोनिया भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो ये इसका एक पॉइंट हो जाता है जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो SN1 रिएक्शन है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है, ये कैसे इसको समझना होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? तो देखिए हमने यहां पर लिया है एक एल्काइल हैलाइड। कैसे पहचानेंगे? देखिए कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान देंगे अगर आप, तो ये तीनों एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये इनके डिफरेंशिएशन को बताने के लिए कैसे बताया गया है? देखिए यहां पर R', फिर यहां पर R, फिर यहां R', यानी कि सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हमने लिए हैं। तो कार्बन की 3 वैलेंसीज पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल गए एल्काइल के फॉर्म में, और एक पे मिल गया आपको डिफरेंट हेलोजन। तो ये जो कंपाउंड हो गया इसको हम कहेंगे, ये जो कार्बन है एक्चुअल में ये हो गया कायरल कार्बन, और ये कंपाउंड बन गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट?
तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली हम यानी कि हमने ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड यहां पर लिया है। अब देखिए होगा क्या, और एक और बात, ये जो कार्बन है अभी, दिस इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल आ रही है ना। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप जानते हैं कि ये जो C और X के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा, वो ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाते हैं कुछ इस तरीके से। अब जब कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी तो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, यस sp2। अब sp2 होते ही इसकी जियोमेट्री चेंज, ये हो गया अब ट्रायगोनल प्लेनर। कैसा हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाता है ये अब, राइट। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करवाते हैं बताइए, यस, अब हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। लेकिन अब बड़े ध्यान समझेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो वेज हैं उसके। फर्स्ट केस तो हम ये देख सकते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं हम। फर्स्ट तो क्या हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से अटैक करे, तो हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और सेकंड केस में हम बात करेंगे, अगर वो यहां से अटैक करता है तो यहाँ पे अटैक करता है, यानी कि यहां पर अटैच होता है इससे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। अब बड़े ध्यान समझना कि जो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर आता है, अप्रोच करता है और इस तरफ से इस कार्बन पे ये अटैच होता है, तो देखिए जब इस तरफ से ये अटैच होगा तो प्रोडक्ट आपके सामने ये वाला बन जाता है, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया, न्यूक्लियोफाइल, और इसने आकर के इस जगह अटैच होगा, तो इससे देखिए कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। और यहाँ पे अब देखिए बॉन्ड के नंबर्स भी बढ़ चुके हैं, पहले 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए बॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है कार्बन, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आ गई है, तो इसकी शेप जो होगी, मतलब दिखने में इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगी हमें। अब यहां पर इस प्रोडक्ट का एक नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन क्यों कहा जाता है इसको, तो उसके पीछे का रीजन देखिए ये होता है कि जहां पर पहले हेलोजन था, यानी कि जो X ग्रुप पहले जहां पे जुड़ा हुआ था, उसी सेम पोजीशन पर आकर के न्यूक्लियोफाइल ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, या उसी पोजीशन पे आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, यानी कि उसने उसकी पोजीशन को रिटेन रखा है एक तरीके से। तो इसलिए हम कह देंगे इसको रिटेंशन प्रोडक्ट। और ठीक है, ये कार्बन जो है रिटेंशन प्रोडक्ट का, ये भी कायरल है, हम देख सकते हैं क्लियरली, राइट। ये फर्स्ट आपने पॉसिबिलिटी देखी है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम न्यूक्लियोफाइल को यहां से मतलब ये है जो पहले हेलोजन जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ था, ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे, उसकी ठीक अपोजिट पोजीशन पे अगर न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक करवा दें और कार्बन से अटैच करवा दें, तो देखिए ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे देखिए आप, देखिए न्यूक्लियोफाइल अब की बार बिल्कुल उस ठीक अपोजिट पोजीशन पे आकर जुड़ा है जहां पे पहले हेलोजन हुआ करता था। हेलोजन यहां पे था, इसके जस्ट अपोजिट पोजीशन पे हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट काम किया है। अपोजिट यानी कि इनवर्ट फंक्शनिंग हुई है यहां पर, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट इसका नाम हो जाता है। तो ध्यान रखना है, रिटेंशन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा था, इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक होगा उसकी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हमने दो प्रोडक्ट यहां पे देखे हैं, फर्स्ट इज रिटेंशन, अनदर वन इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में मिरर अप्लाई कर दें, मिरर आप रख दें, तो इसकी मिरर इमेजेस आपको दोनों देखने को मिल जाती हैं, राइट। ये मिरर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। और ये दोनों कंपाउंड्स भी कैसे होंगे, देखिए आप, कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ ये मिरर इमेजेस भी हैं एक दूसरे की। तो यानी कि हम इनको क्या कह सकते हैं, यस वी कैन कॉल इट एज इनेंशियोमर्स। हम इनको इनेंशियोमर्स कहते हैं, ये इनेंशियोमर्स आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। अब यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि अभी अगर हम देखें कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहां देखने को मिल सकते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से डोमिनेंट कौन सा होता है, राइट, डोमिनेंट कौन सा करेगा, डोमिनेंट कौन होगा, तो देखिए यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो मोस्ट फेवरेबल होता है, यानी कि जहां पर पहले हेलोजन था उसके जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन पे, हेलोजन को यानी कि हम लिविंग ग्रुप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल ऑक्यूपाइज अ पोजीशन अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये
इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है किस पर, रिटेंशन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। देखिए, थियोरेटिकली रैसमिक मिक्सचर मस्ट बी फॉर्म्ड। थियोरेटिकली क्या होना चाहिए, रैसमिक मिक्सचर फॉर्म होना चाहिए, ये थियोरेटिकली है। अब रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो देखिए इक्विमोलर अमाउंट ऑफ इनेंशियोमर्स, इक्विमोलर अमाउंट बोला है हमने, यानी कि 50% अगर ये तो 50% ये, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ इनेंशियोमर्स मतलब रैसमिक मिक्सचर है। तो थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, बट होता क्या है, देखिए बट इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन होता यह है कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है, जो हमने लास्ट में देखा सेकंड वाला प्रोडक्ट था, वो डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि उस पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो उस पोजीशन पे मोस्ट फेवरेबल होता है। किस पे और किसके कंपेयर में करता है, ये तो रिटेंशन प्रोडक्ट के। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि यहां पर कंप्लीट रेसेमाइजेशन न होकर के क्या हो रहा है, पार्शियल रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस, पार्शियल रेसेमाइजेशन होता है। क्लियर है। अब इस रिएक्शन को हम समझने के बाद में हम एक इसको पूरे मैकेनिज्म को एक एनिमेशन की हेल्प से भी समझते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, तो जो हमने अभी तक देखा है उसको हम एनिमेशन से समझने का ट्राई करते हैं। ये SN1 का मैकेनिज्म है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, और एल्काइल हैलाइड में हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था क्या होगा कि ये कार्बन है, कार्बन और इस हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा, वो उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, राइट। जब ये होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, राइट। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां से इसकी, चूंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो इसके जियोमेट्री भी चेंज होकर के अब क्या हो गई है, ट्रायगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर इसको इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा रिटेंशन। देखिए रिटेंशन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब रिटेंशन हो गया। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल को हमने इस एक्स या जो ग्रुप था इसके इस अपोजिट पोजीशन पे अटैक करवाया होता, तो उससे हमको मिलता कौन सा प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अगर इनके बीच में मिरर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे एक दूसरे के इनेंशियोमर्स, राइट। इसी को हमने यहाँ पे समझा था। ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका पूरा मैकेनिज्म था SN1 रिएक्शन का। अब इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, या जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो हमें देखना होगा कि किस पे ये डिपेंड करता है। तो चूंकि इस SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने देखा है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन है या जो इसकी रिएक्टिविटी होगी वो अफेक्ट होगी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से। तो देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी स्टेबिलिटी से इसके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अफेक्ट होगा। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं इसका और एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स यहां पर गिवन है, देखिए 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स यहां पर गिवन है। अब वन बाय वन हमें ये बताना है, इसको अरेंज करेंगे हम कि इनका स्टेबिलिटी, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्लियर है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहां पर चूंकि जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, तो हमें यहां पर हम कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड्स हैं इनको हम यहाँ पे ब्रेक करते चलें और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते चलें। तो ये हम सभी कंपाउंड्स में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से X यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जब यहाँ से X हटेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ से X, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर X पॉजिटिव आएगा। यानी कि कार्बोकेटाइन हमने समझने के लिए फॉर्म कर लिया है। अब क्या करना है, अब इन सभी कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो यहां पर एलाइल और बेंजाइल इन दोनों के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। देखिए यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, राइट। जबकि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस नहीं है। अब हम सभी जानते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, यानी कि रेजोनेंस अगर कार्बोकेटाइन केस में बात करें तो मोस्ट स्टेबल इन दोनों का होगा। अब इसमें भी अगर आपको एलाइल में और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में डिसाइड करना हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा, यस डेफिनेटली ये होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसकी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होंगी। तो अगर आप बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल इन दोनों में कौन होगा, तो हम कहेंगे बेंजाइल जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसके बाद यस एलाइल होगा। फिर अब हमें डिसाइड करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पर ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहां पर हम इसको अल्फा एच काउंट करके भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें, क्योंकि द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी, करेक्ट। तो यहां पर अगर आप अल्फा एच देखेंगे तो 3 3 9 6 यानी कि 9 अल्फा एच हमारे पास में आते हैं। यहां पर देखेंगे तो 6 अल्फा एच हमारे पास आएंगे। यहां पर ओनली 3 अल्फा एच यहां पे ऑब्टेन होते हैं। तो डेफिनेटली जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एलाइल, देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमारे पास में इनका करेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। अब देखिए, ये हमने केस लिया अगर सभी एक्स जो है हेलोजन से वो सेम रहते, लेकिन अगर मान लीजिए जो लिविंग ग्रुप है या एक्स है वो डिफरेंट हो। डिफरेंट हो से मतलब है एक फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। तो देखिए आपको यानी कि RI हो, RBr, RCl, RF, इस तरीके से डिफरेंट हेलोजन या लिविंग ग्रुप आपको दिए हो, तब आप रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस केस में हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से इसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा वीक होगी वो बॉन्ड उतना ही इजीली ब्रेक होगा, और जब उतना ही जल्दी इजीली ब्रेक होगा तो कार्बोकेटायन इजीली बन पाएगा, यानी कि रिएक्शन फास्टली हो पाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। तो RI, RBr, RCl और RAF में RI का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी, RI के केस में सबसे ज्यादा आएगी, फिर RBr, फिर RCl, देन RF। तो इस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में ABC 3 कंपाउंड्स गिवन है और हमें बताना है कि इनका करेक्ट SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जैक्टली कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, जिससे कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कैटायन बनेगा। यहां पर भी हमने इसको ब्रेक किया, पॉजिटिव फॉर्म हुआ कैटायन, राइट। इसी तरीके से यहां पर भी हमने इसको ब्रेक किया और पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब ये देख करके कंपाउंड्स आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये तो बन रहा है एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, करेक्ट। जबकि आप सेकंड वाले कंपाउंड की या बी वाले कंपाउंड की बात करें तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, राइट। अगर थर्ड वाले या सी की बात करें तो देखिए इसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये हो जाएगा अब एंटी एरोमेटिक। अब ये क्वेश्चन बेहद इजी हो गया क्योंकि ये एरोमेटिसिटी पे बेस था। अब हमने स्टेबिलिटी, हमको पता है कि एरोमेटिसिटी में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसके इन तीनों कंपाउंड्स में वो तो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा ए के अंदर। तो रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा इसकी होगी, ए की सबसे ज्यादा। देन किसकी होगी, यस नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद में नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए के बाद बी। और सबसे लीस्ट हम कह सकते हैं जो स्टेबल होता है वो हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आता है SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का वो होता है A इज ग्रेटर देन B देन C। ये था हमारा फाइनल। हम इसमें इस लेक्चर में हमने समझा कि SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है और इसके करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर को हमें कैसे फाइंड आउट करना है।